आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तुम जो मिल गए हो भाग 5 रीकैप। हर महीने उस कमरे और बिजली का किराया देना होता है। बहुत ही कम किराया है। किराया इसलिए क्योंकि पूनम बुजुर्गों को किसी पर भी आश्रित महसूस नहीं कराना चाहती। उसका मानना है कि जो लोग आज तक आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा से जीते आए हैं, वो उम्र के इस मोड़ पर अपना आत्मसम्मान क्यों खोएं। बहुत अच्छी सोच है आपके दोस्त की। दोस्त किसकी है? श्रद्धा ने इतराते हुए कहा। इस पर दोनों हंसती और श्रद्धा युवराज को शुभरात्रि बोलकर वहां से चली गई। अब आगे। अगले दिन युवराज ने दुबे जी से बात की, उन्हें श्रद्धा की सहेली के आश्रम के बारे में बताया। दुबे जी ने सहर्षी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उधर श्रद्धा ने भी पूनम से बात करके उन्हें सारी जानकारी दे दी। पूनम ने बताया कि उसके पास एक रूम खाली है, दुबे जी वहां आराम से रह सकते हैं। श्रद्धा ने इसकी जानकारी युवराज को दी, पर साथ ही ये बताया कि उस कमरे में वॉशिंग मशीन और कूलर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस पर युवराज ने श्रद्धा को कहा, इसका इंतजाम मैं कर दूंगा, अभी ऑर्डर कर देता हूँ, पर आप पूनम जी को कहिए कि हमारे आने से पहले वो ये सब रूम में रखवा दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंकल मुझे पैसे खर्च नहीं करने देंगे। श्रद्धा ने पूनम को इस बात की जानकारी दे दी और ये भी कहा कि किचन में यदि किसी की सुविधा की आवश्यकता है तो उसे भी पूरा कर दें, उसका खर्च वो कर देगी। सोसाइटी से निकलते हुए प्रशांत दुबे जी का मन बहुत भारी हो गया। पता नहीं क्यों मन के किसी कोने में काश थी कि उनका अविनाश आकर उनसे माफी मांगेगा और घर ले चलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अविनाश ने तो उनकी खोज खबर तक नहीं ली जिस सोसाइटी में आज से 20 साल पहले वो अपनी पत्नी के साथ ये सोच कर आए थे कि बाकी का जीवन अपने घर में आराम से गुजारेंगे। आज उस जगह को यूं छोड़कर जाना पड़ रहा है। उनकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली। युवराज ये देख बहुत भावुक हो गए। श्रद्धा भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। फिर वो लोग चल पड़े पलवल की ओर। आश्रम में किए इंतजाम को देखकर युवराज और श्रद्धा बहुत संतुष्ट हैं। पूनम ने उन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया कि दुबे जी को वहाँ बहुत ही बढ़िया से ख्याल रखा जाएगा। वहाँ ऐसे कई बुजुर्ग भी थे जो स्वेच्छा से वहाँ रह रहे थे, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में उन्हें अपने जैसे हम उम्र की आवश्यकता होती है और घर पर उन्हें ये नहीं मिल सकता। इसीलिए वो यहाँ रहते हैं। उनका परिवार आकर उनसे मिल जाता है या वो चले जाते हैं। दुबे जी का सारा सामान लगाकर उन्हें वहाँ से के वातावरण से परिचित कराकर युवराज और श्रद्धा वहाँ से चल पड़े। रास्ते में दोनों बहुत चुप थे। दोनों अविनाश द्वारा किए बर्ताव से आहत थे। श्रद्धा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं युवराज? श्रद्धा, इंसान शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, अपना संसार बसाता है, क्यों, किस लिए? जब उसे जीवन के इस पड़ाव पर अकेले ही रहना है तो किस लिए वो बच्चे पैदा करता है? युवराज दुखी मन से बोले। पर युवराज, बच्चे इस शर्त पर पैदा करना तो गलत है ना कि वो बुढ़ापे में हमें सहारा देंगे। यदि ये एक्सपेक्टेशंस रहेंगी तो दुखी ही होना पड़ेगा। आज के युग में श्रवण कुमार नहीं होते युवराज, सब लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं। माता पिता को भी प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। जैसे पक्षी अपने बच्चों को अपने सानिध्य में तब तक रखते हैं जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाते। जैसे ही वो उड़ना सीखते हैं वो उन्हें खुले आसमान में विचरण करने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा ही इंसान को भी करना चाहिए। पर हम इंसान एक्सपेक्टेशंस नहीं छोड़ते। हमें लगता है कि हम बच्चे नहीं, अभी तो अपने बुढ़ापे की लाठी को पाल पोस कर तैयार कर रहे हैं। श्रद्धा की ये बात से युवराज भी सहमत थे। कह तो आप बिल्कुल सही रही हैं श्रद्धा, पर क्या बच्चों का अपने माता पिता के लिए कोई फर्ज नहीं रह गया? क्या उन्हें अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं करनी चाहिए? मैंने ये नहीं कहा कि बच्चों का कोई फर्ज नहीं है, बिल्कुल है। उन्हें उन लरजते हाथों को अवश्य सहारा देना चाहिए। पर युवराज, कोई भी रिश्ता भाव से पैदा होता है। यदि रिश्तों को निभाने की हमारी भावनाएं सही हैं तभी हम उसे निभा सकते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए लगाव की जरूरत होती है, दिमाग की नहीं। जिनके बच्चों में अपने माता पिता के लिए लगाव है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, पर जिनके बच्चों में ये भावना है ही नहीं उन्हें हम दोष दें, यह भी उचित नहीं। श्रद्धा ने अपनी सोच स्पष्ट की। रिश्ता चाहे जो भी हो, यदि उसमें एक्सपेक्टेशंस आ गई है तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है। हम कई रिश्तों को बचा सकते हैं केवल अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाकर कि सामने वाला गलत नहीं है बल्कि हमारी उम्मीदों का पलड़ा भारी हो गया है। युवराज ने भी अपनी राय प्रकट करते हुए कहा, जब हम लोगों से परफेक्ट होने की आशा छोड़ देते हैं तभी हम उन्हें उनके वास्तविक रूप में पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कहती अविनाश गलत है, पर उससे बड़ी गलती दुबे अंकल की है, जिन्होंने अपना सब कुछ उसे दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। बच्चों को प्यार दो, विश्वास दो, पर यूं अपने हाथ मत काटो। आज के समय में सब माता पिता को थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। अपनों पर आश्रित नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भर रहना चाहिए। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन पढ़ी थी मैंने, कुछ रिश्ते बनाए नहीं जाते, वो बिना बनाए दिल के पास आकर थम जाते हैं। श्रद्धा ये कहकर मानो खो सी गई। युवराज ने श्रद्धा को छेड़ते हुए कहा, ओहो, आपका इशारा कहाँ है, हम सब समझते हैं। किसी दिल के डॉक्टर से इलाज करवा लीजिए अपना। युवराज, आप भी।
मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं, बस और कुछ नहीं। श्रद्धा थोड़ा शर्माते हुए बोली। वैसे तो वो सिर्फ जिक्र मात्र से ही आपका चेहरा गुलाबी हो गया है, पर आप कहती हैं तो मान लेते हैं कि सिर्फ आप दोस्ती हैं। हर दोस्ती प्यार में तब्दील हो ये जरूरी नहीं, युवराज ने श्रद्धा की आंखों में देखते हुए कहा। श्रद्धा युवराज की इस बात को बहुत गहराई से सोचने लगी। फिर अपने विचारों में डूबे हुए ही उसने पूछा, आपके हिसाब से प्यार क्या है युवराज? युवराज कुछ पल सोच में पड़ गए, फिर बोले, कौन सा प्यार, आकर्षण वाला या पूरी जिंदगी साथ निभाने वाला? ये क्या जवाब हुआ? प्यार तो प्यार होता है। आप किसी भी बात का सही उत्तर नहीं दे सकते युवराज, श्रद्धा ने चिढ़ते हुए कहा। युवराज हंसकर बोले, श्रद्धा क्या गलत कहा मैंने? देखो, जिसे देखकर दिल धड़कने लगे, सांसें थम जाए, आंखों के आगे पीछे केवल वो ही दिखाई दे जिसके लिए दिन रात तड़प पैदा हो, ऐसा प्यार आकर्षण वाला प्यार कहलाता है, जो कुछ महीनों और कुछ सालों में खत्म हो जाता है। अच्छा जी, तो पूरी जिंदगी साथ निभाने वाले प्यार में ये सब नहीं होता क्या? होता है, पर वो प्यार भावनात्मक रूप से ज्यादा नजदीक होता है। वो प्यार जहाँ शक्ल सूरत शारीरिक बनावट इतना महत्व नहीं रखती। वो प्यार जिसका कनेक्ट डायरेक्ट दिल की भावनाओं से जुड़ा होता है। एक ऐसा इंसान जिसके साथ बातें करते हुए वक्त गुजरने का पता ही ना चले, जिसके ना होने से भी भरी महफिल में अकेलापन लगे। वो प्यार जो आपके दिल के हर भाव को पढ़ सके, वो आपको वैसे ही अपनाए जैसे कि आप हो, क्योंकि जहाँ हमें बदलना पड़े वहाँ प्यार नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से बिना कॉम्प्रोमाइज़ का रिश्ता ही प्यार की ऊंचाइयों को छू सकता है। युवराज ने श्रद्धा को देखते हुए कहा, बहुत सुंदर वर्णन किया आपने प्यार का। कितनी गहराई है आपकी सोच में युवराज, और साथ ही सच्चाई भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सकारात्मक और विशेष टिप्पणी के लिए मोहतरमा, युवराज ने हंसते हुए कहा। युवराज के इस मनोवाद पर श्रद्धा भी हंस पड़ी। चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी थी और उस रोशनी के बीच ऑर्केस्ट्रा वाले रोमांटिक धुन बजा रहे थे। हार्ट प्लेस के उस रूफटॉप रेस्टोरेंट का वातावरण बेहद रोमांटिक था। अपूर्व श्रद्धा को एक अलग से सजी टेबल पर ले गया। उस टेबल के इर्द गिर्द बहुत से दिल के आकार वाले गुब्बारे सजे हुए थे। श्रद्धा ये सब देख चौंक गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी हैरान नजरों से अपूर्व को देखते हुए पूछा, ये सब क्या है अपूर्व? आज यहाँ क्यों बुलाया मुझे? सब बताता हूँ श्रद्धा, पहले बैठो तो सही। अपूर्व ने उसकी कुर्सी पीछे कर उसे बैठाते हुए कहा। श्रद्धा थोड़ी असहज थी, पर अपूर्व के जोर देने पर बैठ गई। बैठते ही बोली, अब बताओ क्या बात है? अपूर्व ने अपना गला साफ करते हुए कहा, श्रद्धा हमें मिले हुए लगभग महीना हो चुका है। हम दोनों ने एक बहुत ही बढ़िया वक्त साथ में गुजारा है। तुमसे मिलने से पहले जिंदगी बस कट रही थी, पर अब जिंदगी खूबसूरत सी लगने लगी है। हर पल तुम्हारा ही इंतजार रहता है। एक अलग सी मुस्कान आ जाती है चेहरे पर जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम कैसा फील करती हो मेरे बारे में? श्रद्धा अपूर्व के इस तरह अचानक किए सवाल पर थोड़ा असहज हो गई। उसने कुछ सोचते हुए कहा, अपूर्व तुम्हारे साथ वक्त गुजरने का मुझे भी पसंद है। तुमसे मिलने का इंतजार तो मुझे भी रहता है। अपूर्व के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। उसने फिर श्रद्धा से हिम्मत जुटाते हुए कहा, श्रद्धा क्या तुम मेरा मतलब, क्या हम इस रिश्ते को कोई और नाम दे सकते हैं? श्रद्धा ने अपनी सुंदर नजरें झुकाते हुए कहा, क्या इसे नाम देना जरूरी है अपूर्व? हाँ श्रद्धा, बहुत जरूरी है। तुम्हें हर पल अपनी नजरों के सामने रखने के लिए इसे नाम देना ही पड़ेगा। अपूर्व ने श्रद्धा की आंखों में झांकते हुए कहा। श्रद्धा का चेहरा गुलाबी हो गया। उसने अपूर्व की तरफ देखते हुए कहा, क्या नाम दोगे इस रिश्ते को? अपूर्व ने धीरे से अपना हाथ श्रद्धा के हाथों पर रख दिया और उसकी खूबसूरत लंबी उंगलियों को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, श्रद्धा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऑर्केस्ट्रा पर बहुत खूबसूरत रोमांटिक गाने की धुन बजने लगी। जैसे जैसे वो धुन आगे बढ़ रही थी, श्रद्धा के दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। अपूर्व ने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था। श्रद्धा ने धीरे से उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और एक गिलास पानी पिया। थोड़ा सहज होने के बाद उसने कहा, अपूर्व सीधे तुम्हारे मुंह से शादी का प्रस्ताव सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। अभी तो हम एक दूसरे को। श्रद्धा की बात खत्म हो उससे पहले अपूर्व बोल उठा, श्रद्धा मुझे घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती। तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर अपूर्व शादी के बारे में मेरे विचार कुछ अलग हैं। मतलब अलग है से क्या मतलब? अपूर्व उम्र के जिस पड़ाव पर हम हैं वहाँ से एक नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। अपने आप को बदलना बहुत ही कठिन है। पता नहीं तुम्हारी फैमिली मुझे और मेरी सोच को एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। श्रद्धा फैमिली के नाम पर माँ ही तो है बस। बहन कनाडा में बस गई है बस, और कोई है ही नहीं। और रही बात बदलने की, तो श्रद्धा तुम्हें किसी के लिए भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हो हमेशा वैसे ही रहना, क्योंकि तुम ऐसे ही पसंद हो मुझे। मेरी माँ भी तुम्हें बहुत खुले विचारों वाली स्त्री है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपूर्व ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन अपूर्व, तुम्हारी माँ मुझसे अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा ज़रूर उम्मीद करेगी। पर मैं अपूर्व, माँ बनना सबसे खूबसूरत एहसास है, पर अब इस उम्र में मैं माँ नहीं बन सकती। मैं ना तो शारीरिक तौर पर और ना ही जहनी तौर पर अब इसके लिए तैयार हूँ। पर तुम और तुम्हारी माँ तो चाहेंगे ना? श्रद्धा बोलते बोलते रुक गई। तुम इसकी चिंता मत करो श्रद्धा,
मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बस, मेरे लिए और कुछ मतलब नहीं रखता। रही बात माँ की तो वो भी समझ जाएंगी, उनके लिए हमारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा लगता है श्रद्धा जैसे पूरी जिंदगी से तुम्हारा ही इंतजार किया है। वो बचपन में जो प्यार का बीज अंकुरित हुआ था, उसमें अब फूल खिलने का वक्त आ गया है। अब तुम पर है कि तुम उस पौधे को सींच कर उसे अपना प्यार के रंग से सरोबार कर दो। या अपूर्व ने श्रद्धा के नजदीक आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, युवराज का घर। क्या बात है श्रद्धा, आज तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? अरे, तुम्हारी सफलता की पार्टी चल रही है, एंजॉय करो। रत्ना ने श्रद्धा के पास जाकर बैठते हुए कहा। श्रद्धा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अपूर्व की बात उसके कानों में गूंज रही थी। दिल कह रहा था कि उसे हाँ बोल दे, पर दिमाग में एक अलग ही तूफान चल रहा था। रत्ना ने उसे झकझोरते हुए कहा, श्रद्धा क्या बात है, सब ठीक तो है? श्रद्धा ने अपनी नजरें उठाकर देखा। एक पल के लिए लगा जैसे अभी तक वो किसी और दुनिया में विचरण कर रही थी। अपनी दुनिया में तो वो अभाई है। रत्ना के जोर देने पर उसने कहा, कल अपूर्व ने मुझसे कहा, सब हैरानी से उसे घूर रहे थे। युवराज बोले, ये क्या कह रही हैं? क्या कहा, क्या किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्रद्धा ने फिर से हिम्मत जुटाते हुए एक सांस में कहा, कल अपूर्व ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। ये सुनते ही सब चौंक गए। युवराज जो कि कॉफी पी रहे थे, मुंह से कॉफी निकल गई। उनकी इस हरकत पर श्रद्धा उन्हें घूर कर देखने लगी। सॉरी, अब ऐसे घूरो मत, कच्चा चबाने का इरादा है क्या? युवराज ने कपड़ों से साफ करते हुए कहा। यह सुनकर श्रद्धा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रत्ना बोली, वाह श्रद्धा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो तुमने क्या कहा, एक्सेप्ट कर लिया ना प्रपोजल? अभी कुछ कहा नहीं रत्ना, बहुत कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रहा, दिलो दिमाग के बीच सामंजस्य नहीं बैठ रहा। रत्ना उसका मतलब नहीं समझे तो युवराज बोले, दिल कह रहा है हाँ कह दे, पर दिमाग उन्हें रोक रहा है। यही बात है ना श्रद्धा? श्रद्धा ने युवराज को देखा और सोचने लगी कि युवराज पता नहीं कैसे उसके दिल की हर बात समझ जाते हैं। उसे यूँ देखते हुए युवराज बोले, ऐसा ही हूँ मैं श्रद्धा। दोनों कुछ एक पल को एक दूसरे को देखते रहे। फिर श्रद्धा बोली, आप बताइए, मुझे हाँ करनी चाहिए कि नहीं? युवराज हंसते हुए बोले, हाँ तो आप कर आए हैं श्रद्धा, ना के बारे में क्यों सोच रहे हैं? कब हाँ कहा? श्रद्धा ने, कुछ भी कहता रहता है। और श्रद्धा तुम भी किससे पूछ रही हो? रत्ना ने युवराज को हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। श्रद्धा अब भी युवराज को देख रही थी। युवराज ने उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा, क्योंकि आप हाँ करना चाहती थी, इसीलिए बिना कुछ कहे ही आ गई। अगर आपको ना करना होता तो आप तुरंत ना बोल कर आती। दिल के मामलों में जब भी हम हाँ या ना की दुविधा में होते हैं और सोचने का वक्त लेते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम अंदर से हाँ ही करना चाहते हैं, बस फैसला लेने में संकोच कर रहे हैं। क्यों श्रद्धा, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? श्रद्धा अगर हाँ बोलना चाहती हो तो सोचो मत, अपूर्व अच्छा इंसान है, तुम उसे बचपन से जानती हो, फिर कैसी कश्मकश? रत्ना ने श्रद्धा को समझाते हुए कहा। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। युवराज आप क्या कहते हैं, कर दूं हाँ? श्रद्धा की आंखों में ना जाने की हल्की सी नमी थी इस प्रश्न को पूछते हुए। दिल और दिमाग की जंग में अक्सर दिल ही जीतता है श्रद्धा। मैं हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ, युवराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। युवराज और श्रद्धा के घर पर हलचल मची हुई थी। सब इधर उधर भाग रहे थे। रत्ना बहुत ज्यादा व्यस्त थी। उफ युवी, तुम अभी तक शगुन का सामान लेकर नहीं आए? तुम दोनों दोस्त किसी भी काम के नहीं हो, सब काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अरे सुधा, शगुन की टोकरी तैयार कर दी क्या? रत्ना परेशान होकर बोली। हाँ मैम, युवराज सर सामान ले आए थे, वो भी उसमें सही से लगा दिया, सुधा ने कहा। रत्ना ने युवराज के कनखियों से देखते हुए माफी भरे लहजे में कहा, सॉरी, मुझे लगा कि तुम नहीं लाए हो। बिना सुने फैसला सुनाना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। खैर, अब तुम भी तैयार हो जाओ, फिर बोलोगे कि सारा काम तुम्हें करना पड़ा, इसीलिए तैयार होने का वक्त नहीं मिला, युवराज ने हंसते हुए कहा। संजय, युग, युश और उर्वी को लेकर तैयार कर दो, तुम दोनों भी दोस्त तैयार हो जाओ। मैं सुधा के साथ पार्लर जा रही हूँ, तुम लोग तैयार होकर वहीं आ जाना। रत्ना ने रूम में बैठे हुए लैपटॉप पर काम करते हुए संजय को आवाज़ लगाते हुए कहा। फिर वो युवराज की तरफ मुड़कर बोली, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे कमरे में रखे हैं, जो मैं लाई हूँ वही पहनना, कुछ और पहनकर आए ना तो मेरी इतनी हिम्मत कि जज साहिबा के हुक्म का अनादर करूं। पर मुझे क्या तैयार कर रही हो, मैं थोड़ी ना सगाई कर रहा हूँ। युवराज ने आराम से सोफे पर पसरते हुए कहा। काश ये तुम्हारी सगाई होती युवी। रत्ना ने युवराज को देखते हुए कहा। बंधन में बंधने का शौक नहीं है मुझे, जिसे है वो तुम्हारा पार्लर में इंतजार कर रही है, जल्दी जाओ। युवराज ने रत्ना से नसें चुराते हुए कहा। जा रही हूँ, पर तुम सब तैयार होकर जल्दी आ जाना, रत्ना ने जोर देते हुए कहा। युवराज और संजय अपनी अपनी गाड़ी और बच्चों को लेकर पार्लर पहुंचे। रत्ना वहां उनका इंतजार कर रही थी। रत्ना को देखते ही संजय गा उठा, बदन पे सितारे लपेटे हुए, और जाने तमन्ना किधर जा रही हो, सरा पास आओ तो चैन आ जाए, सरा पास आओ तो चैन आ जाए।
रत्ना हल्की नीली सितारों में सजी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालों में सलीके से बना जूड़ा उस पर फब रहा था। हाथों में नीले रंग की चूड़ियां, कानों में गले के हार से मिलते जुलते झुमके उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। संजय का गाना सुनकर रत्ना शर्म से लाल हो गई। सुधा और आभा उसे छेड़ने लगे। बच्चे आकर उसके गले लग गए। कयामत लग रही हो जाने बन, फिर से शादी करने का मूड बन गया मेरा तो। संजय की इस बात पर युवराज हंसते हुए बोले, भाई पहले एक शादी तो संभाल ले। उफ, आज मेरी बहन बहुत सुंदर लग रही है, तुझे किसी की नजर ना लगे। फिर युवराज ने बाकी सबकी भी तारीफ करते हुए कहा, आप सब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप जल्दी कीजिए, सब देर हो रही है। लता ने सबको इकट्ठा कर समझाते हुए कहा, मैं, आभा और ज्योति लता के साथ श्रद्धा की गाड़ी में आएंगे और बच्चे और सुधा संजय के साथ। युवराज तुम श्रद्धा को लेकर आओगे। मैं क्यों? तुम आओ ना श्रद्धा के साथ, युवराज बच्चे की तरह जिद करते हुए बोले। रत्ना पहले तो युवराज की इस बात पर मुस्कुरा दी, फिर गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोली, सारी रस्में निभानी आती हैं क्या तुम्हें? मैं शगुन के सारे सामान के साथ जा रही हूँ। श्रद्धा के वहाँ पहुँचने से पहले जो रस्म होगी वो मैं ही करूँगी। तुमको करनी है तो ठीक है, तुम चले जाओ लता के साथ। ओह ना बाबा, तुम करो ये सब, मुझे नहीं आता। युवराज पीछे हटते हुए बोले, तभी तो ये तय किया था मैंने युवराज बाबू, आपको सबसे आसान काम सौंपा गया है, वो प्लीज ढंग से कर लेना। ये कहकर सब तय की हुई गाड़ियों में बैठ निकल गए। युवराज श्रद्धा को लेने अंदर पार्लर में गए। श्रद्धा तैयार होकर लॉबी में बैठी थी। जब युवराज की नज़र उस पर पड़ी तो वह उसे कुछ पल के लिए देखते ही रह गए। जामुनी रेशम से बना बनारसी लहंगा और मलमल की चोली में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सिर्फ एक बिंदी और लिपस्टिक लगाने वाली श्रद्धा का चेहरा आज हल्के मेकअप से बहुत सुंदर लग रहा था। मेकअप से उसकी गहरी और सुंदर आंखें और भी अधिक आकर्षक लग रही थी। युवराज को ऐसे देखकर श्रद्धा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, युवराज क्या हुआ, मैं ठीक नहीं लग रही क्या? उसकी आवाज़ से युवराज यथार्थ के धरातल पर वापस आए और उसके करीब आकर बोले, ब्यूटी पर्सोनिफाइड हूँ। ओह माय गॉड, इतनी खूबसूरत लाइन, इतनी खूबसूरत मैं हूँ ही नहीं जितनी खूबसूरत आपके ये दो शब्द हैं। श्रद्धा ने हंसते हुए कहा, वैसे तो मैं दिल की खूबसूरती में विश्वास रखता हूँ और वो तो आपका है ही, पर आज आपके अंदर की खूबसूरती बाहर झलक रही है। पर एक कमी है। कमी? क्या कमी है, बताइए ना, श्रद्धा ने अपने आप को आईने में देखते हुए पूछा। युवराज ने हाथों के इशारे से करते हुए कहा, मुस्कान की कमी। आज आपकी सगाई है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह टेंशन के बादल मंडरा रहे हैं। दूर हटाएं इन्हें और एक खूबसूरत सी स्माइल दे दे प्लीज। आ ही नहीं रही स्माइल चेहरे पर, नर्वस हो रही हूँ, श्रद्धा ने परेशान होते हुए कहा। ऐसे हालात में एक लड़की की नर्वसनेस दो तरह की होती है, पहली मीठी गुदगुदाने वाली नर्वसनेस और दूसरी सीरियस वाली नर्वसनेस। आपकी कौन सी वाली है? सीरियस वाली। युवराज, मैं जो हो रहा है वो ठीक तो हो रहा है ना? पता नहीं, एक अलग तरह का डर लग रहा है। शादी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कितने लोगों को देखा है जो शादी के बाद बदल गए। अब दूर क्यों जाएं? अपने संजय और रत्ना को ही ले लो, कितना बदल गए हैं दोनों। कहीं अपूर्व भी। श्रद्धा इतना बोलते ही गहरी सोच में डूब गई। युवराज ने श्रद्धा को आराम से बैठाते हुए कहा, श्रद्धा आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। पहले तो इस नकारात्मक सोच को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप ही तो कहती हैं कि अपूर्व की सोच बिल्कुल आपके जैसी है। फिर किस बात की चिंता? गहरी सांस लीजिए और मन को शांत कीजिए। श्रद्धा कुछ पल के लिए आराम से आंखें बंद करके बैठ गई। फिर उसका चित्त कुछ शांत हुआ, तब जाकर वो थोड़ा सहज महसूस कर पाई। चलें, देर हो गई तो रत्ना वही मेरी क्लास ले लेगी, युवराज ने हंसते हुए कहा। तो रत्ना ने आपको मेरा बेस्ट फ्रेंड बनाकर भेजा है? श्रद्धा ने उठते हुए कहा। जी ऐसा ही सोच लीजिए। तो अब ये बेस्ट फ्रेंड आपको आपके सेकंड बेस्ट फ्रेंड तक ले चले, युवराज ने जोर से हंसते हुए कहा। श्रद्धा बाहर गाड़ी तक आई पर उसके कदम आगे ही नहीं उठ रहे थे। वो वही जड़बत खड़ी होकर फिर सोच के सागर में डूब गई। तभी युवराज उसके पास आए और कार का दरवाजा खोलकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले, आइए श्रद्धा, प्लीज बैठिए। श्रद्धा ने अपने कांपते हाथों को युवराज के हाथों में दे दिया। न जाने क्यों युवराज के मजबूत हाथों की पकड़ उसे एक अपनेपन का एहसास दिला रही थी। उसने अपनी नजरें उठाकर डबडबाई आंखों से युवराज को देखा। युवराज का मुस्कुराता चेहरा उसके अशांत मन को ढाढ़स बंधा रहा था। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए श्रद्धा, देर हो रही है। सगाई एक बहुत बड़े होटल में थी। हालांकि श्रद्धा इसके सख्त खिलाफ थी, पर अपूर्व ने समझाया कि माँ को उनकी इच्छा पूरी करने दो। होटल रूम में घुसते ही श्रद्धा चकित रह गई। इतना भव्य समारोह, इतने सारे लोग। श्रद्धा को तो जैसे चक्कर आ रहे थे। अपूर्व ने उसे नहीं बताया था कि इतने रिश्तेदार भी हैं। श्रद्धा ने युवराज का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई डरा हुआ बच्चा उस शख्स का हाथ पकड़ता है जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। श्रद्धा, क्या हुआ, चलो अंदर, युवराज ने हैरान होकर श्रद्धा से कहा। युवराज, इतने लोग, मुझे घबराहट हो रही है। अपूर्व ने तो कहा था कि सिंपल प्रोग्राम रखेंगे, पर इसे तो एकदम ग्रैंड स्केल पर लगता है। श्रद्धा की आवाज़ में डर और झिझक साफ झलक रही थी। इससे पहले कि युवराज कुछ कह पाते, अपूर्व की माँ की नज़र श्रद्धा पर पड़ी। वो तेजी से चिल्लाते हुए बोली, लो भाई, आगे हमारी होने वाली दुल्हन।
यह कहकर उन्होंने इशारा किया और कुछ लड़कियां भागते हुए उसके पास आई और उसे खींच कर ले गई। जैसे ही श्रद्धा के हाथों से युवराज का हाथ छूटा, श्रद्धा को ऐसा लगा जैसे उसे उसकी जिंदगी छूट रही हो। उसने पलटकर देखा, युवराज उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। तभी रत्ना भी श्रद्धा के पास आ गई। रत्ना को देखकर श्रद्धा को राहत मिली। रत्ना श्रद्धा की बेचैनी को समझ रही थी, पर अपूर्व के इतने रिश्तेदार थे, उनको श्रद्धा से कैसे दूर करती। अपूर्व की माँ एक के बाद एक अपने सभी रिश्तेदारों से श्रद्धा को मिलवाने लेकर आ रही थी और श्रद्धा एक शो पीस की गुड़िया के समान सबके से झुक झुक कर अपूर्व की माँ के कहने पर पाँव छू रही थी। चलो कविता, अब तो तुम भी सास बनने वाली हो, जल्दी खुशखबरी भी सुना देना बहू, हमारे कान कब से तरस रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला ने कहा। ताई जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, बस अपू का घर बस जाए, फैमिली कंप्लीट हो जाए तो मैं भी अमृतसर गुरुद्वारे मत्था टेकने जाऊंगी। अपूर्व की माँ कविता जी बोली। श्रद्धा ये सब सुनकर हैरान थी। उसने तो अपूर्व को साफ कहा था कि वो बच्चा प्लान नहीं करेगी। अब उसकी नजरें अपूर्व को ढूंढने लगी, पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने युवराज को देखा और इशारे से अपने पास आने को कहा। युवराज तुरंत उसके पास आकर बैठ गए और धीरे से बोले, किसे ढूंढ रहे हैं आप? अपूर्व को। आपने देखा उसे? प्लीज उसे भेजिए, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, श्रद्धा ने रौंसी आवाज में कहा। सब ठीक है ना श्रद्धा? युवराज थोड़ा घबरा गए। जी बस अपूर्व को भेज दीजिए, श्रद्धा इधर उधर देखते हुए बोली। ओके, मैं ढूंढता हूँ, तब तक आप पैर छुए सबके। युवराज व्यंग्यात्मक मारते हुए वहां से उठ गए। वो जैसे ही वहां से उठे, एक बुजुर्ग महिला श्रद्धा के पास आकर बैठ गई। श्रद्धा ने उठकर उनके पांव छुए। ये कौन मुंडा बैठा है तेरे नाल कुड़िए? उन्होंने तुरंत पूछा। जी मेरे दोस्त हैं, साथ ही पड़ोसी भी हैं, श्रद्धा ने विनम्रता पूर्वक कहा। हैं? मुंडे नाल दोस्ती है तेरी कुड़िए? अरे कविता इत्थे आ। उन्होंने अपूर्व की माँ को बुलाया। जी माँ जी प्रणाम, कविता जी ने उनके पाँव छूते हुए कहा। एक ही सुन रही हूँ मैं, ओ मुंडा तेरी बहू दा दोस्त ने गलत कर लाइए, समझा कुड़ी ने, उन्होंने गुस्से में कहा। अरे माँ जी तुसी शांत हो जाओ, दरअसल कुड़ी दे अपने कोई रिश्तेदार नहीं है, माँ बाप भी बरसों पहले गुजर गए ने, तो बस ये कुछ दोस्त ने जो रिश्तेदार बन के आए ने, बाकी कुड़ी चंगी ने, कोई खोट नहीं है, कविता जी ने कहा। श्रद्धा हैरान थी कि अब वो सही है या गलत, उसका प्रमाण पत्र उसे इन बुजुर्ग महिला से मिलेगा। तभी पंडित जी की आवाज आई कि सगाई की रस्म शुरू की जाए। रत्ना श्रद्धा के पास आई उसे स्टेज पर ले जाने। श्रद्धा का मन बहुत परेशान था। उसने स्टेज पर पहुंचकर नजरें दौड़ाई तो युवराज को देखा। युवराज ने इशारे से स्माइल करने को कहा। युवराज को देख उसकी आंखें न जाने क्यों नम हो गई। उसे अनायास युवराज के साथ की आकाश की उड़ान याद आ गई। कैसे इस दुनिया से बेखबर एक उन्मुक्त पंछी की तरह वो खुले आसमान में गीत गाती उड़ रही थी। आज उसे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि उसके पर कटने वाले हैं। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके कानों में अपूर्व की आवाज़ पड़ी। खूबसूरत लग रही हो। उसे देख उसके दिल में जो छुपी खुशी होनी चाहिए थी वो उसे महसूस ही नहीं हुई। रतन ने सगाई की सभी रस्में बहुत बढ़िया तरीके से की। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। रस्मों के बाद बारी अंगूठी पहनाने की आई। अपूर्व की माँ ने अपनी तैयार की थाली आगे बढ़ा दी। अपूर्व ने श्रद्धा का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए उसे अंगूठी पहना दी। अब बारी श्रद्धा की थी। रत्ना ने भी अपनी सजाई थाली आगे कर दी। श्रद्धा ने उसमें से अंगूठी उठाई और अपूर्व की उंगली में अंगूठी पहना दी। सबने तालियों से उसका स्वागत किया। रस्में खत्म होने के बाद अपूर्व ने युवराज को पुकारते हुए कहा, युवराज, महफिल आपके गाने के बिना कैसे खत्म हो सकती है? सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं, प्लीज आज हम दोनों के नाम एक गाना तो बनता है। अपूर्व ने श्रद्धा को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, सर आज नहीं हो पाएगा, मैं केवल अपने दोस्तों के बीच ही गाता हूँ। युवराज ने दो टूक जवाब दिया। युवराज साहब, आपकी अजीज दोस्त की सगाई हुई है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। हमारे लिए नहीं तो श्रद्धा के लिए ही गा दीजिए। श्रद्धा तुम बोलो अपने दोस्त को, तुम्हारी बात तो जरूर मानेंगे, अपूर्व ने श्रद्धा को देखते हुए कहा। श्रद्धा को अपूर्व का बोलने का अंदाज पसंद नहीं आया, पर उसने युवराज की तरफ देखते हुए इशारे से उन्हें कुछ गाने को कहा। युवराज ने श्रद्धा का मान रखने के लिए गाना स्वीकार किया। ये गाना खास आप दोनों की जिंदगी को दर्शाता है। स्कूल में प्यार का छोटा सा बीज पनपा, फिर दोनों अलग हो गए। एक ही शहर में होने के बावजूद कभी नहीं मिले, पर अब जो मिले हो तो हमेशा साथ ही रहना। ये कहकर युवराज ने गाना शुरू किया। तुम थे यहीं फिर भी तुम गुम थे और मैं लापता, अब जो मिले हो तो साथ ही में रह जाओ ना। थोड़े थोड़े से पूरे और थोड़े अधूरे से वादे रह क्या पता, पूरे होंगे कई ख्वाब रह जाएंगे कुछ अधूरे अभी क्या पता। आ जाओ ना, आ जाओ ना, इतना भी क्या सोचना। शामें कहीं होंगी ठहरी हुई, बातें कहीं होंगी रूठी हुई, छोटी सी जिद होगी लंबी सी रातें, फिर भी प्यार रह जाएगा। रहता हमेशा तो कुछ भी नहीं, फिर भी ना जाने क्यों मुझसे यकीन सब बिताने पर भी, सब छूटने पर भी तुम थे यहीं, फिर भी गुम थे और मैं लापता, अब जो मिले हो साथ ही में रह जाओ ना। श्रद्धा और अपूर्व की सगाई को 2 हफ्ते बीत चुके थे। अगले माह उनकी शादी होने वाली थी, पर श्रद्धा के दिल में कोई उत्साह नहीं था, बल्कि वो पहले वाली हंसमुख और चंचल श्रद्धा कहीं नहीं थी। वो हर वक्त ना जाने किन विचारों में खोई रहती थी। अपूर्व की माँ का रोज फोन आता था। वो उसे हर समय अपने घर के कायदे कानूनों से अवगत कराती रहती थी और ना जाने कितने रिश्तेदारों के फोन पर बात कराती थी।
थी। श्रद्धा उनका हालचाल पूछने के अलावा और कुछ बात नहीं कर पाती थी। अपूर्व, हर रोज तुम्हारी मम्मी मुझे फोन किसी न किसी रिश्तेदार से बात करने को कहती है। हर कोई बस एक ही रट लगाए रखता है कि जल्दी से बच्चा कर लेना। तुमने अपनी मम्मी को मेरा और तुम्हारा फैसला नहीं बताया था क्या? श्रद्धा ने फोन पर अपूर्व से बात करते हुए कहा। ओह श्रद्धा, तुम परेशान मत हो, मैं सब मैनेज कर लूंगा, बस तुम शादी की तैयारी करो। शादी के बाद हमारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम इन सब परेशानियों को भूल जाओगी। चलो रखता हूँ, टेक केयर, अपूर्व ने श्रद्धा को समझाते हुए कहा। श्रद्धा अपनी बालकनी में बैठी आकाश में टिमटिमाते तारों को देख रही थी। मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर मन में अनेक ख्याल उमड़ रहे थे। किसने अपने मन की बात साझा करे? पहले सोचा युवराज से बात करे, पर यह सोचकर रुक गई कि पता नहीं युवराज उसकी बात किस प्रकार लेंगे, क्योंकि युवराज की शादी के बारे में राय सब जानते हैं। गर्मा गर्म कॉफी शायद दिमाग की उलझनों को दूर कर दे। युवराज ने अपनी बालकनी से कॉफी का मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। युवराज, आपको कैसे पता कि इस समय मुझे कॉफी पीने की बहुत इच्छा हो रही थी, पर उठने का मन नहीं था? श्रद्धा ने कॉफी का मग पकड़ते हुए कहा। वैसे आप अपने मन की उलझन को मुझसे शेयर कर सकती हैं, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहूँ, आप भी सोचेंगे कि कैसी पागल है, पहले इतना बड़ा फैसला ले लिया और अब सोच रही है कि ये क्या फैसला सही है या नहीं। श्रद्धा की आवाज़ में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वैसे आप शादी से डर रही हैं या अपूर्व की माँ से? युवराज ने कॉफ़ी पीते हुए कहा। श्रद्धा कुछ पल के लिए खामोश हो गई। उसे लगा कि युवराज का सवाल एकदम सटीक था। आखिरकार मैं डर किस बात से रही थी? शादी से, प्यार से, अपूर्व से या उसकी माँ से? कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, यही तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर डर किस बात का है। मैं बताता हूँ। आप इस बात से डर रही हैं कि क्या आप अपूर्व की माँ, उसकी फैमिली और अपूर्व की उम्मीदों पर खरी उतर पाएंगी कि नहीं। आपको डर है कि कहीं शादी के बाद आपके और अपूर्व के बीच के समीकरण बदल तो नहीं जाएंगे। आपको डर है कि शादी के बाद आप अपनी स्वेच्छा जिंदगी गुजार पाएंगी या नहीं, है ना यही बात? युवराज ने श्रद्धा की आंखों में देखते हुए कहा। श्रद्धा ने हैरानी से युवराज को देखा। उसके मन में ना जाने कितने विचार उथल पुथल मचा रहे थे। वो हैरान थे कि युवराज कैसे उसके बिना कहे कि उसके मन की बात समझ गए। वैसे वो हर बार उसके दिल की बात, गहराइयों में छिपी बातें भी जान जाते हैं। ऐसे कभी अपूर्व के साथ क्यों नहीं होता? क्यों हर बार युवराज के आसपास उन्हें सुकून देता है? क्यों अपूर्व के साथ होते हुए भी कभी कभी उसे युवराज के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं? कुछ ज्यादा लंबी चुप भी नहीं हो गई। युवराज ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा। श्रद्धा ने हंसते हुए कहा, शायद आप सच कह रहे हैं, मैं डर रही हूँ, शायद शादी के बाद की बढ़ने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बस यही सब सोच रही थी। ये बात नहीं सोच रही थी आप, बात कुछ और है। और कोई नहीं, जब मन हो तब बता देना। पर श्रद्धा, एक बात कहना चाहूँगा, आप डर रही हैं क्योंकि आप भरोसा नहीं कर पा रही। आपने अपूर्व को अपने जीवन साथी के रूप में पसंद किया है। आने वाली सारी जिंदगी आप उसके साथ बिताने वाली हैं, तो भरोसा करना तो सीखना ही पड़ेगा। जब अपूर्व कह रहा है कि वो सब संभाल लेगा, तो आपको उस पर विश्वास तो करना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते के लिए विश्वास होता है। यदि रिश्ते में भरोसा और विश्वास नहीं है तो उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। युवराज ने श्रद्धा को समझाते हुए कहा। थैंक्स युवराज, आपसे बात करके हमेशा ऐसा लगता है कि आप मेरी सारी उलझन सुलझा देंगे, और सच में आप सुझाव भी देते हैं। मोस्ट वेलकम। आपकी उलझन सुलझाने के लिए बंदा सदा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। कहकर युवराज हंसने लगे और श्रद्धा भी बिना हंसे रह नहीं पाई। श्रद्धा का प्ले स्कूल। क्या बात है मैम, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? आभा ने पूछा। हाँ आभा, आज पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है, दवाई भी ले ली पर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे मुझे तो आज सप्लायर के पास जाना था, उफ देर हो गई। कहते हुए श्रद्धा जैसे ही उठने लगी, उसे बहुत तेज चक्कर आ गए और वो वहीं कुर्सी पर गिर पड़ी। आभा देखते ही चिल्लाई। ज्योति और सुधा भागे भागे श्रद्धा के रूम में आए। श्रद्धा को बेहोश देख उनकी सुध-बुध खो गई। आभा ने तुरंत श्रद्धा के फोन से अपूर्व को फोन किया, पर अपूर्व ने फोन नहीं उठाया। सुधा के कहने पर उसने दोबारा कोशिश की, पर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। तब ज्योति ने उसे युवराज को फोन मिलाने को कहा। आभा ने तुरंत युवराज को फोन मिलाया। जी श्रद्धा बोलिए, युवराज ने फोन उठाते ही कहा। युवराज सर, मैं आभा। वो श्रद्धा मैम बेहोश हो गई हैं, क्या आप जल्दी आ सकते हैं? कैसे बेहोश हुई? तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। युवराज तुरंत श्रद्धा के स्कूल की तरफ निकल पड़े, सिटी हॉस्पिटल। युवराज ने बेहोश श्रद्धा को अपनी बाहों में उठाया और इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागे। वहाँ रत्ना और संजय पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। युवराज ने श्रद्धा को स्ट्रेचर पर लिटाया और सब वार्ड बॉय के साथ इमरजेंसी वार्ड के रूम की तरफ बढ़ गए। वहाँ एक महिला डॉक्टर ने श्रद्धा को अटेंड किया। क्या हुआ था इन्हें, कुछ खाया था क्या? डॉक्टर ने श्रद्धा का चेकअप करते हुए पूछा। नहीं डॉक्टर, मैम के पेट में आज सुबह से ही दर्द था, वो एक मीटिंग में जाने के लिए उठी और अचानक बेहोश हो गई। आभा ने बताया। मेरे हिसाब से एक बार इनका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, तभी कुछ पता चल पाएगा, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ये होश में कब आएंगी? युवराज ने पूछा। ये तो अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चल पाएगा कि बेहोश होने की वजह क्या थी। आप सब बाहर इंतजार करें। युवराज ने अपूर्व को फोन मिलाया, क्योंकि श्रद्धा को वो उसी हॉस्पिटल में लाए थे जिसमें अपूर्व था। हाँ जी युवराज कहिए। माफ कीजिएगा, मैं आपके कॉल पहले अटेंड नहीं कर पाया, एक ऑपरेशन में व्यस्त था, अपूर्व ने कहा।
युवराज ने उसे श्रद्धा की तबीयत के बारे में सब कुछ बताया। अपूर्व हैरान रह गया और कुछ मिनटों बाद इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गया। अचानक कैसे उसे पेट में दर्द उठा? कुछ मसालेदार खाना खा लिया था क्या? अपूर्व ने आभा से पूछा। नहीं सर, मैम तो मसालेदार खाना खाती ही नहीं और आज तो शायद उन्होंने लंच भी नहीं किया था। ओके, मैं जाकर जरा डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। अपूर्व प्लीज बेस्ट डॉक्टर को कहिए श्रद्धा का केस देखने के लिए, रत्ना बोली। डोंट वरी रत्ना जी, मैं बेस्ट ही इंतजाम कराऊंगा, कहकर अपूर्व अंदर चला गया। तब तक लता, सुधा और ज्योति को भी ले आई। रत्ना ने उनसे पूछा, सब सही से बंद करके आए हो ना? सब बच्चे घर गए हैं ना? जी रत्ना मैम, सब बच्चे चले गए हैं और हमने सब सही से बंद कर दिया है। मैम कैसे हैं अब? डॉक्टर ने क्या कहा? सुधा ने पूछा। अल्ट्रासाउंड चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। लगभग आधे घंटे बाद अपूर्व डॉक्टर से बात करते हुए बाहर निकला। उसने सबको बताया कि इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या? क्यों? ऐसा क्या हुआ? युवराज ने चौंक कर पूछा। श्रद्धा के यूट्रस में फाइब्रॉइड है और एक नहीं 3-4 हैं। शायद उन्होंने पहले कभी जांच नहीं करवाई। कुछ दिनों से उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, जिस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। आज उन्हें फाइब्रॉइड की शेप बदल गई, जिससे असहनीय दर्द होने लगा और वो बेहोश हो गई। अब उन्हें ऑपरेशन से ही निकाला जा सकता है। डॉक्टर ने सारी बात समझाते हुए कहा। मैम, ऑपरेशन में कोई खतरा तो नहीं है? रत्ना ने पूछा। देखिए, अगर जल्दी फाइब्रॉइड नहीं निकाले तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। ऐसे में उनके यूट्रस रिमूव करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता। पर डॉक्टर अपूर्व कह रहे हैं कि, कहकर डॉक्टर चुप हो गई। क्या कह रहे हैं आप अपूर्व? हमें भी पता चले, संजय ने अपूर्व की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं बस डॉक्टर से ये कह रहा हूँ कि अगर बिना यूट्रस निकाले श्रद्धा को ठीक किया जा सकता है तो ज़्यादा अच्छा होगा, अपूर्व ने कहा। हाँ, फिर भले ही उनकी जान ही क्यों न चली जाए, है ना अपूर्व? युवराज थोड़े तेज आवाज़ में बोले। श्रद्धा अभी बेहोश है, वो इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती कि उनके यूट्रस रिमूव की जाए या नहीं। वो फिर हम कैसे निर्णय ले सकते हैं? सब हैरान थे अपूर्व की इस अजीब सी बात पर। डॉक्टर, आप श्रद्धा की जान बचाएं, फिर भले ही उनके यूट्रस ही क्यों न रिमूव करनी पड़े। युवराज ने डॉक्टर को कहा। जी, पर इसके लिए एक फॉर्म पर साइन करने होंगे। डॉक्टर अपूर्व, आप साइन कर दीजिए। डॉक्टर ने अपूर्व की तरफ फॉर्म बढ़ाते हुए कहा। सॉरी, मैं श्रद्धा का होने वाला पति हूँ, मैं आपको उसकी यूट्रस रिमूव करने की इजाज़त नहीं दे सकता। आप कोशिश करिए कि बिना रिमूव किए ही फाइब्रॉइड निकल जाए। अपूर्व ने जिद पकड़ ली। डॉक्टर ने हैरानी से अपूर्व को देखते हुए कहा। आप जानते हैं कि इसमें केवल 50% ही सर्वाइवल के चांस हैं। आप फॉर्म मुझे दीजिए, मैं साइन करूंगा और आप वही करें जिसमें श्रद्धा के ठीक होने के 100% चांस हों। युवराज ने डॉक्टर से फॉर्म लेकर उस पर साइन कर दिए। डॉक्टर प्लीज़ हमारी मैडम जी को बचा लो, लता रोते हुए बोली। आप फिक्र ना करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये डॉक्टर ने नर्स को ऑपरेशन थिएटर को तैयार करने को कहा। ये तुमने सही नहीं किया युवराज, मैं श्रद्धा का होने वाला पति हूँ। उसके लाइफ के फैसले उसके लिए मैं लूँगा। जब उसे होश आएगा, पता चलेगा कि उसकी रजामंदी के बिना यूट्रस रिमूव कर दी गई है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगले माह शादी है हमारी। शादी के बाद फैमिली आगे बढ़ती है और तुमने उस वजह को ही घटा दिया। अब हम फैमिली कैसे प्लान करेंगे? अपूर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पहली बात, जब बात जान पर बनाए तो हर संभव कोशिश की जाती है इंसान को बचाने की, ना कि उसके किसी अंग को बचाने की। और दूसरी बात, श्रद्धा तुम्हें साफ शब्दों में कह चुकी है कि वो बच्चा नहीं करना चाहती, तो फिर यूट्रस रहे या रिमूव हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? युवराज ने कड़क आवाज़ में कहा। आज मना कर रहे हैं, हो सकता है कल को मान जाती। एक औरत कब तक माता से दूर रह सकती है? पर अब वो चांस भी खत्म कर दिया तुमने। अपूर्व की इस सोच पर सब हैरान थे। उसके लिए श्रद्धा का जीवन मायने नहीं रखता था, उसको मां बन पाना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। युवराज अपूर्व के प्लान की कुछ कुछ समझ रहे थे, पर अभी कुछ बोलने नहीं चाहते थे। तभी वहाँ अपूर्व की माँ ने आकर हंगामा खड़ा कर दिया। ये मैं क्या सुन रही हूँ अप्पू? श्रद्धा को क्या हुआ और कौन संग निकालने की बात हो रही है? कुछ नहीं माँ, वो आप रहने दो, मैं बाद में समझाता हूँ, अपूर्व ने कहा। ना बाद विच नहीं, अभी समझा की गल ने। कविता जी ने भी जिद पकड़ ली। माँ, वो श्रद्धा का ऑपरेशन हो रहा है, बच्चेदानी में रसोली है, उसे निकालने के लिए यूट्रस निकालनी पड़ेगी। हाय राम, एक ही कह रहा है तू? अरे वो निकाल देंगे तो वंश कैसे चलेगा? युवराज ने रत्ना के कान में फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, ये तो टाटा बिरला अंबानी हैं जो अरबों की जायदाद को संभालने के लिए वारिस चाहिए। रत्ना ने युवराज को इशारे से चुप रहने को कहा। माँ, मैंने तो डॉक्टर को कहा था कि किसी तरह यूट्रस निकाले बिना ही ऑपरेशन कर दो, पर ये लोग नहीं माने। युवराज साहब जिद पर अड़ गए, फॉर्म पर साइन कर दिए। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अपूर्व ने सारा इल्ज़ाम युवराज पर डालते हुए कहा। कमाल हो आप लोग भी। रत्ना, मुझे तो सोचना चाहिए था ना कि श्रद्धा की शादी होने वाली है। शादी के बाद बच्चा ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा? कविता जी बोली। आंटी जी, अगर यूट्रस नहीं निकालेंगे तो डॉक्टर तो श्रद्धा की जान को खतरा था। अब जब जान ही नहीं रहेगी तो बच्चे का क्या करेंगे? रत्ना ने दो टूक शब्दों में कविता जी को उत्तर दिया। बिना यूट्रस की शादी करके जीने का भी क्या फ़ायदा? जिस घर में शादी हो रही है उसे घर को यदि एक वारिस ही ना दे पाओ तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? इससे तो अच्छा है मौत। कविता जी अपनी गर्दन मटकाते हुए बोली। युवराज जो अब तक सब धैर्य से सुन रहे थे, कविता जी की इन लाइनों ने उनके अंदर के गुस्से को फोड़ दिया। वो चिल्ला पड़े, बस कीजिए।
श्रद्धा आपके लिए बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। हैरान हूं मैं कि आपको उसकी जिंदगी से ज्यादा घर के वारिस की पड़ी है। युवराज बस बहुत हुआ, मेरी माँ से ऐसे कैसे बात की तुमने? माफी मांगो उनसे अभी, वरना। अपूर्व ने युवराज का कॉलर पकड़ते हुए कहा, पहली बात, गलत बात मैंने नहीं आपकी माताजी ने की है, और दूसरी बात, माताजी का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि माफी तो उन्हें श्रद्धा से उसके ठीक होने पर अपनी घटिया सोच के लिए मांगनी चाहिए। युवराज ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, मैं माफी क्यों मांगू? माफी मांगी मेरी जुत्ती। चल अपू, ऐसी लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती जिसमें शादी से पहले ही इतने खोट हों। कविता जी ने युवराज को घूरते हुए कहा और अपूर्व को वहां से ले गई। जारी है।